हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डी गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे 51 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कटिबंध है कटिबंध पर जो है वर्ष में कम से कम एक बार ऐसा होता है कि रात्रि की लंबाई 24 घंटे और रात्र की लंबाई जो है 24 घंटे की अवधि की होती है। मतलब रात्र तो 12 घंटे का होता है दोस्तों, 8 से 12 घंटे के आसपास रात का समय माना जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा कटिबंध है जहां पर 24 घंटे के आसपास होता है? तो दोस्तों, आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सभी लोग देख सकते हैं, शीत कटबंध। जी हाँ दोस्तों, शीत कटबंध आपका यहाँ पर राइट है। शीत कटबंध जो है दोनों गोलार्धों में जो है क्या होता है, 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री, ठीक है, तथा ध्रुवीय केंद्रों के बीच होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य की किरणें जो है इस समय क्या होती हैं, अत्यधिक तिरछेपन के कारण जो है इसका जो तापमान है वो नीचे रहता है। इसीलिए दिन तथा रात्रि की अवधि कितने होती है, दिन तथा रात्रि की अवधि 24 घंटे के बराबर होती है। तो शीत कशबंद यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइए कब होती है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून से। जी हाँ दोस्तों, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहचाना तो क्वेश्चन आप सभी को बताया ही गया है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भाग को छोड़कर यदि बात करें शरद ऋतु की हवाएं, वो महाद्वीपीय हवाएं होती हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिए। और उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, बताइए। उत्तर पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है कब? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या उत्तरी पूर्वी मानसून से, या पश्चिमी विक्षोभ से, या स्थानीय पर्वतों से। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत वर्षा कब होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कोलकाता में 88 डिग्री, आप सभी लोग देख सकते हैं, कोलकाता में 88 डिग्री 30 से मानक पूर्वी देशांतर यौन सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है, ठीक है। और आपको बताना है कि 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर देखिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रातः 7:12, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 7:12 इस समय पर जो है, ठीक है, सूर्योदय का समय होता है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सूर्योदय है लगभग गर्मियों में 4 से लेकर 5 बजे के आसपास हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन जो है कथन, वो कहता है कि उष्मा मध्य स्थलों पर विस्तार, महाद्वीपों से पश्चिम छोर पर कथन, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिए, उष्मा मध्य स्थलों पर विस्तार, महाद्वीपों से पश्चिमी छोर पर कथन। और दूसरा है कारण क्या है इसका, वायु भार पेटिया मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती है।
तो क्या आपका कारण और कथन दोनों सही है या इनमें से कोई एक सही है या दोनों गलत है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उष्ण मरुस्थल जो होता है, उष्ण मरुस्थल वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है, मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर होता है, पश्चिमी छोर पर। तो ये कथन जो है, कारण तो आपका दिया गया, यहाँ तक हुए दोस्तों कारण, यहाँ तक कारण है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं आपका कथन जो है शुरू होता है यहाँ से, वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं। ये कथन है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कथन जो है ये तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। और कारण जो है उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर, तो ये कारण जो है आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है महाखंड, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 11, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लाई गई? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से लाई गई? ब्रिटेन से, जर्मनी से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी से साउथ अफ्रीका, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लाई गई है। चलिए अगला प्रश्न है, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? यदि आप हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं तो मैं तो आपको एक बार सलाह जरूर देना चाहूंगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी जब भी मौका मिले तो आप सभी लोग गीता जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें आपके जीवन का सार है। ठीक है, एक बार गीता आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लेंगे ना तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इस जिंदगी को कैसे आगे अच्छे से जीना है। ठीक है, अच्छे से कैसे अपने लाइफ को बनाना है, करियर कैसे बनाना है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं तो एक बार आपको सलाह देना चाहूंगा कि भगवत गीता आप जरूर पढ़ें एक बार जब भी मौका मिले। ठीक है, आजकल तो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं तो कान में लगा के सुन भी सकते हैं दोस्तों। कई सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, पहले यहाँ पर बताइए क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है महाभारत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अशुद्ध कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका, विकास, प्रशंसा, दुष्कर, शुश्रूषा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कि पढ़ने में ही थोड़ा सा आप सभी को लगा होगा अजीब, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका अशुद्ध वाक्य है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कलेश, 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 कलेश। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यदि शुद्ध शब्द की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कलेश जो है ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ना कि छोटा सा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर का पूरा आ गया। ठीक है, कलेश का जो शुद्ध वर्णन है ये ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वीर धन उचित का संधि पद है। वीर धन उचित का संधि पद है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वीरोच्यति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, सॉरी दोस्तों माफ करिएगा, यहाँ पर वीर धन उचित की बात करें तो वीरोचित होगा। मैंने वीरो, यहाँ पर देखिए डबल और रो की मात्रा 2 बार है, तो यहाँ पर रो की मात्रा
की मात्रा एक ही बार रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीरोचित यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। बताइए, प्रमुख मत्स्य मतलब मछली पालन क्षेत्र ग्रांड बैंक ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर अटलांटिक महासागर में जो है प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो जिसे हम लोग कहते हैं ग्रांड बैंक ये स्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, मंगोला, देखिए दोस्तों मंगोलायडस प्रजाति, आप सभी लोग देखिए ये जो प्रजाति है इसकी उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका, मध्य ऑस्ट्रेलिया। 4 महाद्वीप यहाँ पर आपको दिए गए हैं मध्य के। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मंगोलायड प्रजाति जो है इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया क्षेत्र में मानी जाती है। और यह प्रजाति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह प्रजाति पश्चिमी और दक्षिणी भारत को छोड़कर जो है, किसको किसको छोड़कर, पश्चिमी और दक्षिणी भारत को छोड़कर संपूर्ण एशिया मतलब पूरे एशिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। किससे छोड़कर? पश्चिमी और दक्षिणी भारत को यदि छोड़ दिया जाए तो ये दोस्तों उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर बी वाला है मध्य एशिया, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान आपको सूची 2 से करना है तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, पहले तरफ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो कृषि उत्पादन यहाँ पर यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, गेहूं का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मिस्र की बात करें, कौन सा उत्पादन मिस्र में होता है? तो जूट, गन्ना, गेहूं, कपास। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कपास जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथे ऑप्शन से रिलेट करेगा। क्यूबा की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका 2, क्यूबा जो है गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक करता है। और यदि बात करें दोस्तों भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन आप लोग यहाँ से रिलेट भी करते हैं, भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक यूपी से होता है, ठीक है। और बात करें दोस्तों बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में जूट का उत्पादन सबसे अधिक पाया जाता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 मतलब कि 3 4 2 1 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कौन सा देश क्या उत्पादन करता है ये चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है तथा दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना। तो यहाँ पर भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सांबर झील की बात करें तो यह क्या तमिलनाडु या उत्तराखंड या राजस्थान या महाराष्ट्र कहाँ से रिलेट करता है? तो सांबर झील दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है, सांबर झील आपका महाराष्ट्र से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर 4 से जाके रिलेट करेगा दोस्तों, ठीक है। माफ करिएगा, यहाँ पर मैंने आपको गलत बता दिया है। यहाँ पर सांबर झील जो है दोस्तों राजस्थान से रिलेट करेगा, मुझे माफ करिएगा, थोड़ा सा मिस गलती हो गई मुझसे। और बात करें दोस्तों लोनार झील की तो लोनार झील जो है आपका कहाँ से रिलेट करेगा बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोगों ने चौथे ऑप्शन को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और राजस्थान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पुलिकट की बात करें दोस्तों तो पुलिकट आपका रिलेट करेगा दोस्तों। सांभर झील आप सभी को पता है कि राजस्थान से रिलेट कर रहा है। लोनार झील आपका पता है कि महाराष्ट्र से रिलेट कर रहा है। अब बताना है पुलिकट कहाँ रिलेट करेगा। तो पुलिकट दोस्तों यहाँ पर पुलिकट झील जैसा कि नाम से लग रहा है ये तमिलनाडु का नाम है, तो तमिलनाडु राज्य से रिलेट करता है ये झील। और नौकुचिया झील की बात करें दोस्तों तो ये आपका उत्तराखंड से रिलेट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 4 1 2 जितने भी लोगों ने 3 4 1 2 बताया है ऑप्शन नंबर डी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? आप सभी लोग जानते होंगे सूर्य के निकट के ग्रह के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर
बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सौर मंडल में जो है सूर्य के अलावा उसके 8 ग्रह और हैं। ठीक है, सूर्य के अलावा उसके 8 ग्रह कौन कौन से हैं सौर मंडल में, तो जिससे मध्य सूर्य की स्थिति दर्शाता है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य से बुध की जो दूरी है खगोलीय इकाई के माध्यम से बात करें तो 367 खगोलीय इकाई है। ठीक है, 367 खगोलीय इकाई, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, खगोलीय इकाई। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, और 367 खगोलीय इकाई जो है ये ग्रह है। ठीक है, सूर्य और बुध की दूरी। वायुमंडल संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें, बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से हुई है। तो जिनमें दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिए 78.08% जो है ये नाइट्रोजन गैस है। और बात करें दोस्तों 20.94 इतना परसेंट जो है ऑक्सीजन का है। तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है, ये नाइट्रोजन का परसेंटेज है। यदि दोनों को काउंट कर दें तो ये कितना आएगा, 8 4 12 9 है, एक हासिल 10 आ जाएगा यहाँ पे, फिर दशमलव लगाएंगे और 8 है ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 2 9। मतलब पूरा वायुमंडल जो है आप सभी लोग देख सकते हैं कि वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से किन गैसों से हुई है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चीजों से वायुमंडल की रचना हुई है। बाकी 99.02% के बाद जितनी भी गैसें हैं वो इन्हीं पॉइंट्स में आते हैं, मतलब 0.98% अन्य गैसें हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1.98। ठीक है, ये अन्य गैसों की श्रेणी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ नाइट्रोजन आप लोग टिक कर लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न था। यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे अधिक रचना है, इसकी सबसे अधिक मात्रा है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वायुमंडल की जो एकदम ऊपरी परत होती है उसे हम लोग शायद किसी को ना पता हो ओजोन परत कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। लेकिन निचली परत को देखें, यहाँ पर काफी सारे लोग क्षोभ मंडल कह रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने निचली परत को क्षोभ मंडल कहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पृथ्वी के चारों तरफ जो है कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय अवस्था को जो है वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी की आकर्षक शक्ति के कारण जो है वायुमंडल इसके साथ टिका हुआ है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वायुमंडल के सबसे निचले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल के सबसे निचले भाग को जिसे हम लोग कहते हैं धरातल। ठीक है, तो निचले भाग से धरातल से पूरे अगर हवा में आप जाएंगे तो क्षोभ मंडल आपको सबसे पहले मिलेगा। धरातल से इसकी ऊंचाई जो है कितनी होती है, 12 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला मंडल मिलेगा, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हरिकेन। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हम लोग क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। बताइए, डोल ड्रम जो है निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, 30 से 40 डिग्री या 25 से 60 डिग्री या 5 से 5 डिग्री या 5 से 30 डिग्री। तो देखिए उत्तर दक्षिण अक्षांश या दक्षिण अक्षांश या उत्तर व दक्षिण अक्षांश। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोल ड्रम जो है अक्षांश ये 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फेरल का नियम संबंधित है रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से, समुद्री मार्ग से। यदि बात करें दोस्तों फेरल की, तो ये फेरल नियम जो है तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी फेरल का नियम जो है, जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही होती है यदि उस दिशा में मुख करके खड़े हो जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में
दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने वायु से रिलेटेड बात किया, तो फेरल का नियम जो है वायु संचार से संबंध रखता है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, या आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर, या आशा अंतरीप के निकट, या आर्कटिक महासागर में। तो गल्फ स्ट्रीम की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। बताइए, ओजोन परत है, आप सभी लोग ध्यान सकते हैं, ये आपका पृथ्वी है और ओजोन परत काफी ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये जो परत है पृथ्वी को किस चीजों से बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से। आप सभी लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जितने भी लोगों ने पराबैंगनी किरण बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं ध्यान से। ये कौन सी परत है? ओजोन परत है। चलिए अब से एक अगला प्रश्न आपका है। देखिए यहाँ पर ये आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आप सभी को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यदि बात करें दोस्तों कथन की, तो कथन कह रहा है कि बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। और कारण की बात करें, महाद्वीप बीज स्थापन के फलस्वरूप उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात करें ऑप्शन नंबर बी की, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? ए तथा बी मतलब ए तथा आर मतलब कारण तथा कथन दोनों ही सत्य है, परंतु जो है आपका जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आप लोग चाहे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अच्छे से तैयारी करिए और चैनल पर बने रहिए।